जय हिंद साथियों, मैं रोहित स्टडी नॉलेज 86 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी। तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी से आरआरबी, एनटीपीसी तथा रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे प्रश्न पूछा गया है। 2017 तथा 2018 आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में ऐसे कई प्रश्न पूछे गए हैं जो सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज से संबंधित हैं, और आगे इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे लेवल के और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आज हम रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक देखेंगे। यह सिर्फ 2 मिनट में आपको रिएक्टिविटी सीरीज को याद करा देगी। साथ ही हम यह देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज से पूछे गए हैं और आगे क्या नए संभावित प्रश्न रिएक्टिविटी से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। तो रिएक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर डिक्रीजिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम में रखा गया है। इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं को टॉप पर रखा गया है तथा सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं को बॉटम पर रखा गया है। इसमें हाइड्रोजन को भी स्थान दिया गया है। हाइड्रोजन को स्थान क्यों दिया गया है? जबकि हाइड्रोजन अधातु की तरह ही व्यवहार करता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन खोकर H+ आयन बनाता है। जो मेटल हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन को तेजी से खोदता है उन्हें ऊपर की तरफ तथा जो कम तेजी से खोदता है उन्हें नीचे की तरफ रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है पापा नानी काका मांगे आलू, जॉन लोहा पबजी है, क्यों होगी आगे औरत प्लेट लेके। एक बार फिर देखिए, पापा नानी काका मांगे आलू, जॉन लोहा पबजी है, क्यों होगी आगे औरत प्लेट लेके। पापा से पोटेशियम, नानी से सोडियम, काका से कैल्शियम, मांगे से मैग्नीशियम, आलू से एल्यूमिनियम, जॉन से जिंक, लोहा से लोहा आयरन, पबजी से लेड पीवी, फिर हाइड्रोजन, फिर क्यों से कॉपर, होगी से Hg मतलब पारा, आगे से अर्जेंटम या चांदी, औरत से औरम या सोना, प्लेट से प्लेटिनम, और लेके यहाँ पर साइलेंट है। तो फिर से एक बार आप ट्रिक देखिए, पापा नानी काका मांगे आलू, जॉन लोहा पबजी है, क्यों होगी आगे औरत प्लेट लेके। तो पापा से पोटेशियम, नानी से सोडियम, काका से कैल्शियम, मांगे से मैग्नीशियम, आलू से एल्यूमिनियम, जॉन से जिंक, लोहा से Fe या आयरन, पबजी पीवी से लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर क्यों से कॉपर, फिर होगी से Hg पारा, आगे से अर्जेंटम चांदी, औरत से औरम, प्लेट से प्लेटिनम। तो आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन से ऊपर की ओर जाने पर अब रिएक्टिविटी सीरीज का मान बढ़ता है और हाइड्रोजन से नीचे की तरफ जाने पर रिएक्टिविटी सीरीज का मान घटता है। यह आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। साथ ही आपको ये याद रखना, आगे आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन से ऊपर O की ओर जाने पर मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता है और हाइड्रोजन से नीचे की ओर आने पर मानक अपचयन विभव का मान घटता है। अब रिएक्टिविटी सीरीज, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है यह 10th की NCERT की बुक पर बेस्ड है। यह रिएक्टिविटी सीरीज में वही एलिमेंट रखे गए हैं जो 10th की बुक में दिए गए हैं, जो 10th क्लास के बच्चों को प्रयोगशाला में प्रयोग करवाने के लिए सहज हैं। जैसे इस रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? पोटेशियम। लेकिन ये हम जानते हैं कि सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है? सर्वाधिक क्रियाशील तत्व होता है सीजियम। ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, और उसके बाद फ्रांसियम। तो कभी भी ऑप्शन आए कि सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है और उसमें सीजियम ऑप्शन है, तो आपको सीजियम ही लगाना है। पोटेशियम व सोडियम ठंडे जल से भी तेजी से रिएक्ट करते हैं। इन्हें ठंडे जल में डालने पर यह जल में तैरने लगते हैं और आग पकड़ लेते हैं। कैल्शियम भी ठंडे जल से रिएक्ट करता है।
मैग्नीशियम गर्म जल से रिएक्ट करता है और ठंडे जल से बहुत ही धीमी अभिक्रिया करता है। एल्युमिनियम स्टीम या भाप से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। जिंक और आयरन यह एसिड से बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और भाप से धीमी गति से रिएक्ट करते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन से नीचे वाले तत्व एसिड, भाप, ठंडे जल से किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करते। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अभिक्रिया करते हैं। कॉपर, पारा, सोना, चांदी ये सब अम्लराज से अभिक्रिया करते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सोने तथा चांदी को भी गला देता है, तो हम जानते हैं वह क्या है, उसका आंसर क्या है, अम्लराज। मैंने अम्लराज पर या एक्वा रेजिया पर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाकर डाला था, जिसमें एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैंने कवर किया था और क्या नए संभावित प्रश्न आ सकते हैं यह भी मैंने कवर किया था। तो आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन से ऊपर जाने पर मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है, हाइड्रोजन से नीचे जाने पर धातुओं की अभिक्रियाशीलता घटती है। हाइड्रोजन से ऊपर जाने पर मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता है और हाइड्रोजन से नीचे आने पर मानक अपचयन विभव का मान घटता है। यह आपसे पूछा जा सकता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज से किस तरह के प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं, तो अभिक्रिया श्रेणी हमें क्या बताती है? अभिक्रिया श्रेणी हमें यह बताती है कि यदि कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के यौगिक विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह उसको रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसे मैं बोलूं, जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में कौन सा समीकरण सही है। ZnSO4 प्लस Fe से अगर Fe अभिक्रिया करेगा तो क्या वह जिंक को रिप्लेस कर देगा, FeSO4 प्लस Zn हो जाएगा। या फिर FeSO4 के मिश्रण से यदि Zn या जिंक की अभिक्रिया कराई जाए तो क्या वह आयरन को रिप्लेस कर देगी। H2O की अभिक्रिया Ag से करवाई जाए तो क्या ऑक्सीजन Ag के साथ अभिक्रिया करेगा। KCl की अभिक्रिया H2 से करवाई जाए तो क्या होगा। तो अब हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद है, जैसे हम जानते हैं पापा नानी काका मांगे आलू, जॉन लोहा पबजी है, तो जिंक के बाद लोहा आता है। तो इसका मतलब है कि जिंक लोहे से ज्यादा अभिक्रियाशील है। जो पहले आएगा वह ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, जो बाद में आएगा वह कम अभिक्रियाशील होगा। तो जॉन लोहा मतलब जॉन आयरन को रिप्लेस कर देगा। तो जिंक की अभिक्रिया जब आयरन सल्फेट के विलयन के साथ होगी तो यह आयरन को रिप्लेस कर देगा और ZnSO4 बना लेगा और Fe अलग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी है, आपको ध्यान रखना है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है, सीजियम होता है, और सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा होता है, प्लेटिनम होता है। कुल ज्ञात तत्व कितने हैं, 118। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 98 है। प्रयोगशाला में तैयार किए गए तत्वों की संख्या 20 है, जिसमें से धातु तत्व कितने हैं, 91, अधातु तत्व हैं 27 और उपधातु तत्व कितने हैं, 7। उपधातुओं को याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, बस पट जाओ। आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देखिए, जिसमें मैंने यह बताया कि धातुएं अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगी, धातुएं एसिड के साथ अभिक्रिया कैसे करेंगी, धातुएं वायु के साथ क्या रिएक्शन देती हैं। यह सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। और रिएक्टिविटी सीरीज से संबंधित डिटेल्ड वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, आप उसे भी जाकर देखिए। बस उस वीडियो की थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन कंटेंट बहुत ही अच्छा है। और क्या रिएक्टिविटी सीरीज से पॉसिबल क्वेश्चन आगे आ सकते हैं, क्या नए संभावित प्रश्न आ सकते हैं, यह भी मैंने आपको बताया था। तो हमने देखा कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, जिसमें पोटेशियम और सोडियम जल में डालने पर वह जल में तैरकर आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि कौन सी धातुएं हैं जिन्हें मिट्टी के तेल में या केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम। फिर कैल्शियम भी ठंडे जल से तेजी से रिएक्ट करता है, लेकिन यह आग नहीं पकड़ता है, आपको ध्यान रखना। फिर मैग्नीशियम ठंडे जल से बहुत ही धीमी गति से अभिक्रिया करता है और यह गर्म जल से तेजी से अभिक्रिया करता है। यह आगे इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार एल्यूमिनियम, यह एसिड और भाप दोनों से अभिक्रिया करता है। एल्यूमिनियम स्टीम से बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करता है। फिर जिंक, आयरन और लेड, यह भाप से धीमी अभिक्रिया करते हैं, जबकि अम्ल से तेजी से अभिक्रिया करते हैं। कॉपर,
पारा, सोना, प्लेटिनम, यह अम्लराज या एक्वा रेजिया के साथ अभिक्रिया करते हैं। अम्लराज या एक्वा रेजिया के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। यह HCl तथा HNO3 का मिश्रण होता है। इसमें HCl का और HNO3 का अनुपात कितना होता है? 3:1। यह प्रश्न भी पेपर में पूछा जा चुका है। कौन है जो सोने तथा प्लेटिनम को भी गला देता है? तो वह कौन है? अम्लराज या एक्वा रेजिया है। आपको यह ध्यान रखना है। तो अब ऐसा नहीं है कि सोडियम पोटेशियम केवल ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। पोटेशियम व सोडियम ठंडे जल के साथ तेजी से रिएक्ट करते हैं, तो वह एसिड के साथ तो और तेजी से रिएक्ट करेंगे और स्टीम के साथ ही बहुत ही तेजी से रिएक्ट करेंगे। तो सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया एसिड से लेबोरेटरी में करवाना संभव नहीं है, नहीं तो बहुत ही बड़ा विस्फोट हो सकता है और लोगों को नुकसान हो सकता है। जब यह ठंडे जल से ही तेजी से अभिक्रिया करेंगे तो एसिड से और गर्म जल से या एक्वा रेजिया से कितनी तेजी से अभिक्रिया करेंगे आप सोच सकते हैं। और सीजियम तो ठंडे जल से भी बहुत तेजी से रिएक्ट करता है या वायु से भी बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, इसलिए उसका प्रयोगशाला में करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वह बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमने देख ली जिससे हमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जो 10th में रिएक्टिविटी सीरीज दी है वो मैंने आपको पूरी बता दी। उसे याद कैसे करेंगे ये भी बता दिया। पापा नानी काका मांगे आलू, जॉन लोहा पबजी है, क्यों होगी आगे औरत प्लेट लेके। बस आपको 5 से 6 बार ये लाइन बोलना है, आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। तो आगे भी रिएक्टिविटी सीरीज है। यदि आप कुछ एडवांस या अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो आप ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हैं। और आपको देख के लग रहा होगा कि ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कैसे होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले ही इसमें से कई एलिमेंट याद कर चुके हैं ट्रिक के माध्यम से। आपको सिर्फ ये देखना है, जैसे आपने पढ़ा था कि मोस्ट रिएक्टिव 10th की रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से मोस्ट रिएक्टिव क्या है? पोटेशियम। तो पोटेशियम के ऊपर कितने हैं? सीजियम, फ्रांसियम और रुबिडियम। फिर पोटेशियम के बाद सोडियम आता है। सोडियम के नीचे कितने हैं आपको यह देखना है। सोडियम के नीचे लिथियम, बेरियम, रेडियम, स्ट्रोंसियम। फिर है कैल्शियम। कैल्शियम के बाद क्या आता है? मैग्नीज। मैग्नीज के बाद क्या है? बेरिलियम। आपको ज्यादातर एलिमेंट तो याद हो चुके हैं। आपको देखना है कि ऊपर और नीचे कौन कौन से किस किस के बीच में आ रहे हैं। जैसे पोटेशियम के ऊपर 3 आते हैं, फिर सोडियम के नीचे 4 आते हैं, फिर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के बीच में क्या आ रहा है? बेरिलियम। आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम के ऊपर कौन कौन सा आता है? सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम। फिर सोडियम के नीचे कौन कौन सा आ रहा है? लिथियम, बेरियम, रेडियम, स्ट्रोंसियम और कैल्शियम। फिर एल्यूमिनियम के बाद कौन सा आ रहा है? टाइटेनियम। फिर मैग्नीज, फिर जिंक, फिर जिंक के नीचे क्या है? क्रोमियम। आयरन तो आपको याद है ही। फिर है कैडमियम, फिर निकेल, फिर टिन, फिर लेड, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मिथ, फिर कॉपर आपको याद है, फिर टंगस्टन, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम तो आपको याद है। तो आपको बस 8 से 10 एलिमेंट और देखना है कौन किसके ऊपर आ रहा, कौन किसके नीचे आ रहा है। आप देख सकते हैं जो सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, रेडियम, स्ट्रोंसियम और कैल्शियम, ये रिएक्ट करते हैं किससे? ठंडे जल से। और जो जितना तेजी से रिएक्ट करेगा उसका एक्सट्रेशन, उसका निष्कर्षण करने में, उसे प्राप्त करने में उतनी ही टफ मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए इनके निष्कर्षण के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन की विधि का। यह भी मैं आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूँ। इससे रिलेटेड कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड, यह भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आप देख सकते हैं कौन किससे रिएक्ट करता है, कौन एसिड से रिएक्ट करेगा, कौन स्टीम से, है मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं और क्या नए संभावित प्रश्न आ चुके हैं वह सारे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।